92 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, दुनिया के सबसे बड़े 360 वर्चुअल स्टूडियोज़ में खुशामदीद। आज के बुलेटिन में बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कोर कमेटी इजलास में किन मामलात पर गुफ्तगू होगी, ऑपोजिशन ने इन कैमरा इजलास के हवाले से क्यों मना कर दिया, और उसके साथ साथ पूरी दुनिया को जहां पर स्मोक ने अपनी लपेट में लिया है वहां पर पाकिस्तान किस हद तक मुतासर हो रहा है, ये सब कुछ इसी बुलेटिन का हिस्सा। मैं हूं सुंदस खान और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त मंदी देखी गई। 100 इंडेक्स में 1600 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी हो गई। इंडेक्स 43,765 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड करने लगा और ट्रेडिंग के दौरान मार्केट में 3.57% मंदी रिकॉर्ड की गई है। आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त मंदी, 100 इंडेक्स में 1600 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी आई है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे शिराज अहमद से। शिराज बताएगा, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त मंदी आई है। जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त गिरावट जो है वो देखी जा रही है और ट्रेडिंग के आगाज के साथ ही स्टॉक मार्केट में गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ था, जो कि बढ़ते बढ़ते अब 1657 पॉइंट की सतह पर पहुंच चुका है। ट्रेडिंग के दौरान मार्केट में 1657 पॉइंट की जो गिरावट है वो देखी गई, जिसके बाद इंडेक्स में से 45,000 पॉइंट की सतह से नीचे आ गया और इस वक्त 100 इंडेक्स 45,711 पॉइंट की सतह पर ट्रेड होता हुआ देखा जा रहा है। दौरान ट्रेडिंग मार्केट में 3.65% की जो गिरावट है वो रिकॉर्ड की गई है। इस हवाले से जब हमारी स्टॉक ब्रोकर से बात हुई तो उनका ये मौक़िफ़ है कि एक तरफ माशी अशारियों में बेहतरी न आने की वजह से जो सरमायाकार हैं वो मोहतार रवैया अख्तियार किए हुए हैं। तिजारती खसारा रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुका है, जबकि महंगाई की वे जो नंबर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। यहाँ पे हमें ज्वाइन के मौशी माहिर इशफाक तोला साहब ने। अस्सलाम वालेकुम इशफाक तोला साहब, बताइएगा कि स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त मंदी देखी गई, इसकी वजूहात क्या आपको नजर आती है? क्योंकि हम देखें तो 100 इंडेक्स में भी 1600 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखने में आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली देखिए, स्टॉक मार्केट जब चलती है ना तो वो दो बेसिक फंडामेंटल होते हैं। एक फंडामेंटल होते हैं इकोनॉमिक फंडामेंटल, और एक होती है रेओ। ये दो चीजें ऐसी हैं जिनके बेस पे स्टॉक एक्सचेंज चलती है। और जब स्टॉक एक्सचेंज में अगर हम उसका जायजा लेंगे आज की तारीख, तो फंडामेंटल्स आपके जो फिगर्स आए हैं वो मैं समझता हूँ कोई इतने अच्छे नहीं है कि जिसके तहत हम कह सकें कि ये बहुत बेहतरीन फंडामेंटल से लेके आगे स्टॉक एक्सचेंज आपकी चल सकती है या मईशत आपकी कोई परवान चढ़ेगी। देखें, माली खसारा आपका बढ़ता जा रहा है, आप इंटरेस्ट रेट और मजीद बढ़ाने का अंदिया दे रहे हैं। उसका मतलब ये हुआ कि आपकी इकोनॉमिक रिकवरी जो होगी ना वो बहुत लो पेस पे होगी या ना होने के बराबर। और अगर रिकवरी होगी भी तो वो आपको मईशत में वो समरात नहीं मिल सकते जिसमें होगी। दूसरा, आप अगर देखेंगे आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो कि मैं मीडिया पे अगस्त में कह चुका था कि $16 अरब पे जाएगा। हमारा एक हमने मॉडल डेवलप किया था, हम पहले ही बता देते थे कि 16 अरब पे जाएगा। मगर कुछ हुकूमती जो दोस्त थे उन्होंने कहा नहीं जी, ये तो स्टेट बैंक भी गलत कह रहा है, $8 अरब नहीं $5 अरब। तो आज ये इस बात को उन्होंने साबित कर दिया कि जी अगर आप आवाम को उस तरीके से कोशिश करेंगे कि गलत इतलात दें, तो मैं समझता हूँ कि शायद ये हमारी एक कौमी अलमिया होगा कि ऐसे लोग आके हुकूमत की तर्जुमानी भी करते रहें और इस किस्म के गलत लोगों को है ना एक चीज़ें फैलाते हैं। तो हुकूमत को पहले इन किस्म के जो तर्जुमानों से पहले छुटकारा हासिल करना पड़ेगा, जो नौकरी लेने के लिए कुछ भी झूठ बोल सकते। दूसरा, अगर आप आ जाएं रेओ फोब, तो रेओ फोब आगे कुछ नजर नहीं आ रही इस वक्त। अल्लाह ताला के हाथ में होता है, मगर जिस तरीके से रेओ फोब चल रही है, जो हमें माशी अशारिये नजर आ रहे हैं, जो इंदियात मिल रहे हैं हमें, वो कोई ऐसी अच्छी चीज नजर नहीं आ रही। तो लिहाजा मौशी अशारिये जो है वो उससे कुछ मुस्बत चीज़ें नज़र नहीं आ रही। इशफाक तोला साहब, आप बहुत शुक्रिया 92 न्यूज़ का हिस्सा बने, और शिराज अहमद आप हमें अपडेट करे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। एमक्यूएम और दीगर जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात नज़रअंदाज, सिंध काबीना ने तरमीमी बल्दियाती एक्ट की तौसीक़ कर दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें काबीना ने बल्दियाती एक्ट की तौसीक़ की, जबकि काबीना इजलास में रवा माली साल के तरक्याती अहदाफ का भी जायज़ा लिया गया। इस हवाले से मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर साहब। बहुत शुक्रिया आपका वसीम साहब। ये फरमाइएगा कि सिंध काबीना ने तरमीमी बल्दियाती एक्ट की तौसीक़ कर दी है, एमक्यूएम पाकिस्तान का आइंदा का लाहे अमल इस हवाले से क्या होगा? देखें, सिंध हुकूमत कराची दुश्मनी में बिल्कुल ही
पागल हो गई है, पूरे शहर को तबाह कर चुकी है, पूरे सिंध को तबाह कर चुकी है। अब जो बलदियाती निज़ाम है जो कि आर्टिकल 140A की प्रोटेक्शन हासिल है उसको इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहती। जो डिपार्टमेंट्स होने चाहिए बल्दिया में वो डिपार्टमेंट सारे अपने पास रखेंगे, ना वो खुद काम करती है ना करने देती है। हॉस्पिटल्स ले लिए हैं, अपने हॉस्पिटल चला नहीं सकती सिंध गवर्नमेंट के मातहत जो हॉस्पिटल में सिंध में। तालीमी इदारे बंद हो चुके हैं सिंध हुकूमत के जितने भी हैं। इवन के इतने नीचे आ गए हैं कि डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट भी अब सीएम साहब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सबको अलाउ करेंगे। यहाँ तक आ गया है, सेंट्रलाइजेशन यहाँ तक आ गई है। ये तीसरी जो गवर्नमेंट है जो आइन कहता है उसको बिल्कुल ही खत्म करना चाहते हैं। ये टोटल कराची दुश्मनी है, सिर्फ कराची से पैसे कमा रही है ये हुकूमत और लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर रही। देख लें आप, कचरे का अंबार लगा हुआ पूरे शहर में, कटर उबल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट है नहीं, सड़कें टूटी हुई हैं, कुछ भी सही नहीं है। हालांकि दूसरे सूबे तरक्की कर रहे हैं मगर ये वाहिद सूबा है जिसमें सबसे ज्यादा पैसे कराची देता है। उसके बावजूद बैड गवर्नेंस की मिसाल नहीं मिलती इस हुकूमत की। तो ये सारी चीजें हैं, इसके अगेंस्ट हम एहतजाज भी करने जा रहे हैं और कोर्ट्स में भी जाएंगे, लीगल एक्शन भी करेंगे। शुक्रिया आपका वसीम अख्तर साहब 92 न्यूज़ को वक्त देने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के खिलाफ छोटी बड़ी अपोजिशन जमातों का एहतजाज का ऐलान। पीटीआई का बलदियाती निज़ाम के खिलाफ सिंध भर में एहतजाजी तहरीक का ऐलान। नून लीग JUI ने भी सिंध के बलदियाती निज़ाम को मुस्तरद कर दिया। इसी पर बात करेंगे, वकास बाकिर हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, आगाह कीजिएगा, बलदियाती निज़ाम को मुस्तरद किया जा रहा है, इसकी वजह क्या है? जी बिल्कुल, सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट के खिलाफ अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुखालिफ तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर जमा होती दिखाई दे रही हैं। PDM में शामिल मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम ने भी सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट को मुस्तरद किया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट के खिलाफ सिंध भर में एहतजाजी मुजाहरे शुरू करने का ऐलान किया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, पाक सरजमीन पार्टी और दीगर ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस पहले ही इस सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर चुकी हैं, जबकि आज मुत्तहिदा कौम की तरफ से कराची में एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। जमात इस्लामी पाकिस्तान और दीगर जमातों ने भी सिंध के लोकल गवर्नमेंट एक्ट को मुस्तरद करते हुए इसके खिलाफ मज़ाहमत का फैसला किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास बाकिर, आप हमें आगाह कर रहे थे। दारुल उलूम कादरिया जिलानिया के ज़ेर एहतमाम पीर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का 41वां सालाना उर्स मुबारक मुनक्किद किया गया, जिसमें बरतानिया भर से उलमाए कराम नात ख्वाह हजरात ने शिरकत की। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद भी इस नूरानी महफिल में शरीक हुई। तफसीलात सलीम साबरी की रिपोर्ट में देखिए। दारुल उलूम कादरिया जिलानिया के ज़ेर एहतमाम पीर गौस पाक का सालाना उर्स मुबारक मुनक्किद किया गया। गुज़श्ता 40 साल से यहाँ से ये उर्स मुबारक मुफक्किर इस्लाम पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह जिलानी की ज़ेर सरप्रस्ती मुनक्किद हो रहा है, जिसमें बरतानिया भर से उनके मुरीदैन और अकीदतमंद भरपूर शिरकत करते हैं। खतीबुल रहमान नक्शबंदी और अली मोहम्मद कादरी ने खूबसूरत अल्फाज में दरबार रिसालत में नजराना अकीदत पेश किए। दुखियां दा ए दिल बर जानी तायो खलकत हुई दीवानी ए मर्द कामिल हक्कानी देंदा बेड़े तार वसे मुर्शिद दा दरबार। पीर सैयद मजहर हुसैन शाह जिलानी ने खुसूसी पैगाम देते हुए फरमाया कि औलिया अल्लाह ने अपने जहद तकवी और रूहानी सच्चाइयों और अपने किरदार से दीन इस्लाम को दुनिया में पहुँचाया। सैयदना गौसे आजम तमाम औलिया के सरदार हैं। गौस पाक अज कर्म करो दे सदका मुइनो दीन दज दे सदका मुइनो दीन दज नाले कुतुब फरीदो दीन
दाज नाल कुतुब फरीदो दीन दाज। मौलाना मोहम्मद इश्तियाक कादरी ने कहा कि वाल्थमस्टो में मुफक्किर इस्लाम की ये सबसे पहली तहरीक थी जो कि एहयाए दीन के लिए शुरू की गई। मौलाना जुनैद आलम कादरी ने कहा कि औलिया अल्लाह को अल्लाह की ज़ात से ख़ास लगाव हासिल होता है और यही वजह है कि आज हम पीर गौस पाक की 11वीं शरीफ का उर्स मना रहे हैं। मौलाना मोहम्मद इस्लाम कादरी ने कहा कि मुफक्किर इस्लाम पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह जिलानी गुज़श्ता 40 साल से ये 11वीं शरीफ का प्रोग्राम कर रहे हैं। पीर गौस पाक की ज़िंदगी तमाम मुसलमानों के लिए मशले राह है। वाल्थमस्टो लंदन में हज़रत मुफक्किर इस्लाम की वो सबसे पहली तहरीक है जो अहयाए दीन के लिए शुरू की गई थी। इसका नाम 11वीं शरीफ है। इसके अंदर कुरान मजीद, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरत रसूल, सीरत औलिया अल्लाह का दर्स दिया जाता है। वाल्थम में हुजूर शहनशाह बगदाद रज़ी अल्लाह तआला का सालाना उर्स मुबारक हो रहा है। हुजूर मुफक्किर इस्लाम सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब जिलानी की सरपरस्ती सदारत में अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का वो मर्द कामिल है जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी झोली में जान लिया। वाल्थमस्टो दारुल उलूम कादरिया जिलानिया में हज़रत मुफक्किर इस्लाम पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब गिलानी उनकी सदारत में यहाँ 11वीं शरीफ मुनक्कद हो रही है। हज़रत मुफक्किर इस्लाम ने पिछले 40 सालों में हज़रत शहनशाह बगदाद पीर दस्तगीर का जो हमें तारुफ कराया है वो मुसलमानों के लिए एक मशले राह है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का सालाना उर्स गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़ेर क़यादत हुज़ूर मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब जिलानी ये मुनक्किद हो रही है ये मजलिस, और इसका बुनियादी मकसद ये है कि हर उम्र के लोग ख़वाह बुज़ुर्ग हैं, बिलखसूस जवानों के लिए इस मजलिस पाक में उनकी अखलाकी तौर पे तरबियत का ख़ुसूसी तौर पे बंदोबस्त होता है तालीमात हुज़ूर गौसे पाक अली जनाब के ज़रिए से। हुज़ूर गौसे पाक वो अजीम हस्ती हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने मादरज़ात वली पैदा किया और उन्होंने पहले ही दिन रोज़ा रख कर बता दिया कि औलिया अल्लाह को अल्लाह की बारगाह से ख़ास फैज़ान नसीब होता है। पुरनूर महफिल में अलामा रफ़ीक सियालवी, अलामा जुनैद आलम कादरी, अलामा इश्तियाक अली कादरी, सैयद अनवर हुसैन शाह काज़मी, अलामा अब्दुल सलाम कादरी ने भी खिताब किया। बर्मिंघम की मक्की मस्जिद में 35वीं सालाना ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई जिसमें बरतानिया के अलावा दीगर ममालिक से भी उलमा व मशाइख ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर उलमा इकराम का कहना था कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, उन पर दीन मुकम्मल हो चुका है। मज़ीद हवाल देखिए बर्मिंघम से आबिद कासमी की रिपोर्ट में। 35वीं सालाना ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मक्की मस्जिद हैंड्सवर्थ बर्मिंघम में मुनक्कद हुई जिसमें बरतानिया भर और दीगर ममालिक से जय्यद उलमा कराम और मशाइख खुज़ाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। उलमा कराम ने अकीदा ख़त्म नबूवत पर तफसीली रोशनी डाली। मौलाना हाफिज नगीन की सदारत में होने वाली नबूवत कॉन्फ्रेंस के मेहमान खसूसी मौलाना पीर अलाउद्दीन फारूकी और डॉक्टर अख्तरुज़्ज़मान गौरी थे। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उलमा कराम का कहना था कि अकीदा ख़त्म नबूवत पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक उम्मत मुस्लिमा ने झूठे नबूवत के दावेदारों पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया। अकीदा ख़त्म नबूवत हमारे ईमान का हिस्सा है और इसके लिए तमाम उम्मत मुतहद है। कॉन्फ्रेंस में खराबी मौसम के बावजूद उलमा कराम, मशाइख खुज़ाम और आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी तादाद में शरीक हुए। मुकर्रीन का कहना था कि खराब मौसम के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में लोगों का एक जगह पे जमा होना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पूरी उम्मत मुस्लिमा कुरान और सुन्नत की रोशनी में दलाइल के साथ भरपूर मुकाबला करेगी। ख़त्म नबूवत सेंटर के जनरल सेक्रेटरी तहा कुरैशी MBE का कहना था कि इस कॉन्फ्रेंस का मकसद किसी ग्रोह या इंसानियत के दरमियान नफरतें फैलाना नहीं बल्कि मुस्तकबिल के ममारों को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर रोशनी डालकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए सुनहरी असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारने का दर्स देना है ताकि दुनिया को अमन का गहवारा बनाया जा सके। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुरका का कहना था कि अकीदा ख़त्म नबूवत पर तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम मुत्तफिक हैं और किसी को शनाख्त चोरी करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। नौजवानों का कहना था कि इस किस्म की तकरीबात से हमें दीन को सही मायनों में समझने का मौका मिलता है जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के हवाले से दिल में मोहब्बत और इश्क के जज्बात पैदा होते हैं। जो सबक हम भूल चुके हैं अपनी नौजवान नस्ल को और अपने तमाम बड़ों को, वो अकीदा ख़त्म नबूवत और वो सबक जो हमारे अकाबरीन ने हमें पढ़ाया था जिसका तसलसल एक अरसा दराज से चल रहा है और उसी का ये भी एक सिलसिला था। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जहाँ पर भी जो भी ख़त्म नबूवत का मुद्दाई खड़ा होगा हम अकाबरीन के नक्शे कदम पर चलते हुए हर जगह पर उसकी सरकोबी के लिए तैयार हैं। Alhamdulillah, today's conference has been a great success. It's a responsibility upon each and every Muslim
not only the scholars but Muslims and non-Muslims alike as well, especially with the Christians as well, to try to understand this false ideology that was brought regarding an individual who cursed one of the great prophets of al-Islam, and somebody who's not only accepted in Islam but in Christianity as well. عقیدہ ختم نبوت یہ اسلام کی اساس ہے. ہماری آئیڈینٹی، ہماری شناخت کوئی چوری کرنا چاہے تو ہم اس کو قطعاً اس کی اجازت نہیں دیں گے. اس لیے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہو یا ختم نبوت سینٹر ہو یا ختم نبوت اکیڈمی ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، وہ اپنی قوم کے اندر شعور اور آگاہی پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اگر اس پر کوئی کسی قسم کا بھی وار کرے گا تو ہم اپنا پورے کا پورا دفاع کریں گے انشاءاللہ. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ دینی بیداری پیدا کی جائے اور ایمان کے اندر پختگی پیدا کی جائے. تحفظ ختم نبوت کسی ذات، مسلک یا جماعت کا نہیں بلکہ ہر اولین مسلمانوں کا اولین فریضہ ہے. I've learned a lot from this program. It has helped me a lot with to learn more about the religion and how to remain steadfast on the religion and how to practice it and how to preach to others. شرکا کا کہنا تھا کہ ہم اپنی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں، جس سے نہ صرف دنیا بلکہ آخرت بھی سنور جائے گی. عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم. استنبول میں رہنے والی پاکستانی خاتون امیر عائشہ پاکستانی خواتین کے لیے مثال بن گئی ہیں. کورونا کے دوران گھر کا کھانا ڈیلیور کر کے نہ صرف اپنا روزگار کمایا بلکہ مزیدار دیسی کھانوں کو پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ مقامی ترک شہریوں میں بھی متعارف کرایا. 3 ننھی بچیوں کی کفالت میں مصروف امیر عائشہ کی زندگی ہمت اور عزم سے بھرپور ہے. تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں عاطف بٹ کی رپورٹ. ترکی کے شہر استنبول کا علاقہ 80 نیرت اوورسیز پاکستانیوں کا گڑھ ہے، جہاں سینکڑوں پاکستانی روزگار کے سلسلے میں مقیم ہیں. اسی علاقے میں بسنے والی ایک پاکستانی خاتون امیرہ عائشہ نے اپنی ہمت و عزم سے سب کو حیران کر دیا ہے. امیرہ عائشہ اپنی 3 ننھی بچیوں کے ساتھ مقیم ہیں. کورونا کے دوران نہ صرف انہوں نے اپنی بچیوں کی کفالت کی بلکہ روزگار کا ایسا شاندار انتظام کیا کہ ان کا کاروبار آج بھی کامیابی سے چل رہا ہے. کورونا کے دوران امیرہ عائشہ نے گھر کا تیار شدہ دیسی کھانا ڈیلیور کرنا شروع کیا، جسے نہ صرف علاقے میں مقیم اوورسیز پاکستانیوں نے پسند کیا بلکہ پاکستانی دیسی کھانے مقامی ترک شہریوں کو بھی بھا گئے. امیرہ عائشہ روایتی پاکستانی ناشتہ، حلوہ پوری، چنے تیار کرنے میں خاص مہارت رکھتی ہیں. ان کے تیار کردہ کھانے لوگ بے حد پسند کرتے ہیں. لوگوں تک کھانے پہنچانے کا کام بھی امیرہ عائشہ خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی ہیں. امیرہ عائشہ کا کہنا ہے محنت میں کوئی آر نہیں. اپنے بلبوتے پر اپنی زندگی کو رواں دواں رکھنے کے لیے خواتین کو بھی بڑھ چڑھ کر کام کرنا چاہیے. کوئی بھی عورت کمزور نہیں ہوتی، اس کو اپنے بلبوتے پہ سب کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ لائف میں کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے. اگر آپ کی نیت ہے، اگر آپ کی ہمت ہے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. اور میں یہاں کی جتنی بھی وومنس ہیں جو رہتی ہیں اوورسیز پاکستانیز، ان کو میں یہی کہوں گی کہ آپ اپنے کہ اس طرح کمزور مت سمجھے اپنے آپ. امیرہ عائشہ کا کہنا تھا انہوں نے ابتدا میں فیس بک پر پاکستانی کھانوں کے حوالے سے پوسٹ اپلوڈ کی جسے پذیرائی ملی. اس کے بعد انہوں نے گھر گھر کھانا ڈیلیور کر کے اپنی اور اپنے بچوں کی کفالت کی. عاطف بٹ، 92 نیوز، ترکی. بارسلونا میں آتش زدگی کا اندوناک سانحہ پاکستانی نوجوان اور اس کی فیملی کے 3 افراد کی جان لے گیا. کمیونٹی غمزدہ مقامی ہسپانوی شہری بھی دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے رہے. بچوں نے شمع روشن کر کے اظہار افسوس کیا. شہری پھول رکھ کر مرنے والوں کو خراج عقیدت بھی پیش کرتے رہے. دیکھتے ہیں شاہد احمد شاہد کی رپورٹ. اسپین کے شہر بارسلونا میں آتش زدگی کے اندوہناک سانحے نے پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ساتھ مقامی ہسپانوی افراد کو بھی غمزدہ کر دیا. مقامی افراد نے مرنے والوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک بڑے مظاہرے کا اہتمام کیا. نعرے بازی کرتے مقامی افراد حکومت سے مطالبہ کر رہے تھے کہ حکومت مکانات کی قیمتوں اور کرایوں میں کمی کرے تاکہ کم آمدن والے افراد دکانوں میں رہائش پذیر نہ ہوں اور اس طرح کے حادثات کو روکا جا سکے. یاد رہے کہ کورونا کرائسس میں بینک کی خالی ہونے والی عمارت میں کچھ افراد نے قبضہ کر رکھا تھا، جس میں منڈی بھاولدین کی تحصیل پھالیا کے نصر محمود عرف ساکی کی فیملی بھی شامل تھی، جو اس سانحے میں جاں بحق ہو گئے.
दीगर 4 अफराद जो इस इमारत में रिहाइश पजीर थे जख्मी बताए जा रहे हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक आतिशज़दगी के वाक़े से कबल लड़ाई झगड़े और चीखो पुकार की आवाज़ें भी सुनी गई हैं। सो पुलिस शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात कर रही है कि आया ये सान्या शॉर्ट सर्किट या किसी और वजह से पेश आया या लड़ाई के बाद किसी ने आग लगाई है। बार्सिलोना में आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें 4 कीमती जानों का ज़िया हुआ। उसमें एक खातून थी, एक उनके शौहर थे और 2 उनके बच्चे थे। खातून का ताल्लुक़ रोमानिया से, बंदा जो था वो पाकिस्तान से, और उनके 2 बच्चे थे। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। यकीन कीजिए कि पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी जिस वक्त जो है वो सारी की सारी गम में है कि ये क्या वाक़या हो गया। ये 1-1.5 साल के अंदर ये दूसरा वाक़या है कि जहाँ के आग लगने से इस तरह हमारे जो भाई हैं वो दुनिया से चले गए हैं। तो हम सब उनके गम में बराबर के शरीक हैं और हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ना करे दोबारा कैसा वाक़या पेश आए। और में एक बड़ा अंदोहनाक वाक़या हुआ जिसमें एक पाकिस्तानी और उसकी बीवी और 2 मासूम बच्चे झुलस कर खालिक हकीकी से जा मिले। ये स्पेन में बार्सिलोना में वाक़या है, इसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। आज का सान्या बहुत गमगीन है और इस साने की हम बहुत भरपूर मज़म्मत करते हैं और इस दुख की घड़ी में तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी में शरीक है और इसमें जो भी कहीं भी कम्युनिटी के तावन की ज़रूरत हुई तो सारे हम सब जो है जो भी तावन की ज़रूरत हुई हम उनके साथ तावन करेंगे, फैमिली के साथ, और जो कुछ भी हमसे हो सका वो करेंगे। जहाँ पे एक फैमिली के 4 लोग शहीद हुए हैं आग लगने से। अभी सुबह के टाइम ये वाक़या हुआ है और अभी रात के टाइम यहाँ के हमसायों ने एक एहतजाज किया है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कि यहाँ पे ये फैमिली 2 साल से एक बैंक में, एक दुकान में रह रही थी। गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लोगों ने एहतजाज करके अपनी बात बताई है उन्होंने। और अभी ये दूसरा वाक़या है जिसमें एक फैमिली जिसमें 2 बच्चे और मियाँ बीवी शामिल हैं वो शहीद हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि एज़ अ पाकिस्तानी ये एक अफसोसनाक वाक़या है। हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए ये बहुत ही अफसोस वाला वाक़या हुआ है। इसमें हम को चाहिए कि जितने भी हमारे पाकिस्तानी भाई जो इस तरह से अपनी ज़िंदगी गुज़र बसर कर रहे हैं उनकी मदद करनी चाहिए, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा तावन करना चाहिए। डेड बॉडीज पाकिस्तान भिजवाने के हवाले से समाजी वर्कर और कौंसल खाना मुतहरक हैं। इस हादसे में जाँ बहक होने वाली नसर महमूद की बीवी, जिसका ताल्लुक रोमानिया से बताया जा रहा है कि भाई ने डेड बॉडी रोमानिया ले जाने की दरख्वास्त की है, जबकि नसर साकी के भाई ने पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि उसके भाई, भाभी और बच्चों की मैयतें पाकिस्तान भिजवाने के लिए हुकूमत मदद करे। मेरी अपील है गवर्नमेंट से इमरान खान अगे कि बराए मेहरबानी मेरा भाई, मेरे भतीजे भतीजी, मेरी भरजाई ये पाकिस्तान चो डेड बॉडियां आउनियां चाहिए ने। मैं इंतहाई गरीब हाँ, मेरा भाई भी फौत हो गया, अग लग गई उत्थे। बराए मेहरबानी मेरी रिक्वेस्ट है तुहाडे अगे, मेरे वापस होने चाहिए डेड बॉडियां। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। बार्सिलोना में आतिशज़दगी का अंदोनाक सानहा पाकिस्तानी नौजवान और इसकी फैमिली के 3 अफराद की जान ले गया। कम्युनिटी गमज़दा, मकामी हस्पानवी शहरी भी दुख और अफसोस का इजहार करते रहे। बच्चों ने शमें रोशन करके इजहार अफसोस किया, जबकि शहरी फूल रख कर मरने वालों को खिराज अक़ीदत भी पेश करते रहे। 92 न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद अहमद शाहिद हादसे के मकाम पर मौजूद है। आइए उनसे वाक़े की तफसीलात जानते हैं। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा, ये वाक़या पेश कैसे आया? जी, ये मेरे पीछे वो बदकिस्मत इमारत है जहां गुज़श्ता रोज़ आतिशज़दगी का अंदोनाक सान्या पेश आया, जिसने 4 जानें ले ली। मंडी बहावलदीन की तहसील हालिया से ताल्लुक़ रखने वाला नसर महमूद इस इमारत में अपनी फैमिली के साथ रहश पजीर था। उसकी बीवी का ताल्लुक़ रोमानिया से बताया जा रहा है, जबकि उसके 2 मासूम बच्चे थे। बेटा जिसकी उम्र 3 साल, अरसलान नाम था उसका, और ज़ैनब जो 6 माह से भी कम थी, इस बिल्डिंग में रिहाइश पजीर थे। ये एक बैंक की पुरानी इमारत थी जो कोरोना के दिनों में क्राइसिस के बायस खाली हुई थी और कुछ लोगों ने इस पे कब्जा जमा रखा था। मराकश के लोग थे, वो भी यहाँ पे रिहाइश पजीर थे, और ये पाकिस्तानी जो फैमिली थी ये भी यहाँ पे रिहाइश पजीर थी। कुछ लोगों का कहना है, जो इलाके के लोग थे,
کہ رات 3 بجے کے قریب یہاں پہ شور شرابے اور لڑائی جھگڑے کی جو آوازیں ہیں وہ ہم نے سنی ہیں، جبکہ دیگر جو پولیس کے ذرائع ہیں اور جو مقامی انتظامیہ ہے اس کا یہ بتانا ہے کہ رات 5 بجے صبح 5 بجے کے قریب یہاں پہ آگ لگی ہے اور 5:30 بجے یہ جو آگ ہے، یہ جو سانحہ ہے، یہ پیش آیا ہے جس نے یہ 4 جو جانیں ہیں وہ لے لی ہیں۔ پوری پاکستانی کمیونٹی غم زدہ ہے، جو اسپینش کمیونٹی ہے، جو مقامی لوگ ہیں وہ بھی اس غم میں برابر کے شریک ہیں، جو اسکول کے بچے ہیں اور جو مقامی لوگ ہیں وہ یہاں پہ آئے ہیں، موم بتیاں روشن کر رہے ہیں اور پھول رکھ رہے ہیں۔ ابھی پولیس جو ہے وہ اپنی جو انویسٹیگیشن ہے وہ کر رہی ہے، تاحال یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ کوئی لڑائی جھگڑا تھا یہاں پہ باقاعدہ آگ لگائی گئی ہے یا کہ یہ سانحہ ہے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یہاں پہ آگ لگی ہے۔ جی سفارت خانہ پاکستان ماسکو کے سفیر شفقت علی خان نے روس میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے لیے آن لائن کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جس میں ویزا اور روس میں زیر تعلیم طالب علموں کے امور زیر غور آئے۔ اس موقع پر سفیر پاکستان نے پاکستانی سفارت خانے کے متعلقہ ونگز کو پاکستانی کمیونٹی کے لیے مناسب اقدامات کرنے کے موقع پر احکامات جاری کیے۔ تفصیلات شاہد گھمن کی رپورٹ میں دیکھیے۔ سفارت خانہ پاکستان ماسکو کے سفیر شفقت علی خان نے آن لائن کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جس میں ویزا اور روس میں زیر تعلیم پاکستانی طلباء کے امور زیر غور آئے۔ اس موقع پر سفیر پاکستان نے پاکستانی سفارت خانے کے متعلقہ ونگز کو پاکستانی کمیونٹی کے لیے مناسب اقدامات کرنے کے احکامات جاری کیے۔ دوسری جانب پاکستانی کمیونٹی کے ممبران نے بھی پاکستانی سفارت خانے کے بروقت اور مناسب اقدامات کو سراہا۔ سفیر پاکستان شفقت علی خان نے اس موقع پر کہا کہ حکومت پاکستان سمندر پار بسنے والے پاکستانیوں کی سہولت اور آسانی کے لیے تمام تر اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کھلی کچہری پاکستانیوں کے ساتھ براہ راست بات چیت کرنے کا ایک بہترین فورم ہے، جس کے ذریعے مسائل کی نہ صرف نشاندہی ہوتی ہے بلکہ ان کا حل بھی تلاش کیا جاتا ہے۔ شاہد گھمن، 92 نیوز، ماسکو، روس۔ یو اے حکومت کے ملک کی ترقی و خوشحالی میں کردار ادا کرنے والے غیر ملکیوں کو مستقل رہائش اور 10 سال کے لیے گولڈن ویزا دینے کا سلسلہ جاری۔ مدیحہ فرمان پہلی پاکستانی اسٹوڈنٹ ہیں جنہیں تعلیمی قابلیت کی بنا پر 10 سال کا گولڈن ویزا دیا گیا۔ ماسٹر ان میکینیکل انجینئرنگ کرنے والی مدیحہ فرمان نے اپنے شعبے میں ٹاپ کیا ہے۔ 92 نیوز کے نمائندے سید مدثر خوشنود پاکستان کا سر فخر سے بلند کرنے والی اس بیٹی سے ملاقات کرا رہے ہیں اپنی اس رپورٹ میں۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ مدیحہ فرمان پاکستان کی ہونہار بیٹی جس نے دیار غیر میں پاکستان کا نام روشن کر دیا۔ تعلیمی میدان میں غیر معمولی صلاحیت کا مظاہرہ کرنے پر یو اے ای حکومت نے مدیحہ فرمان اور ان کی فیملی کو 10 سال کا گولڈن ویزا دے دیا۔ مدیحہ فرمان پہلی پاکستانی طالبہ ہیں جنہیں اس اعزاز سے نوازا گیا۔ 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میرے لیے اور پاکستان کے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، یہ سب والدین کی دعاؤں اور محبت کا نتیجہ ہے۔ بہت خوشی کی بات ہے اوبیسلی کہ بینگ دا فرسٹ پاکستانی اسٹوڈنٹ ان یو اے ای جس کو یہ ویزا ملا ہے، تو مطلب بہت فخر کی بات ہے میرے لیے، پاکستان کے لیے اور میرے پیرنٹس کے لیے، اور الحمدللہ مطلب میرے پیرنٹس کی ہی دعاؤں کا اور محنت کا یہ وہ ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے ویزا ملا ہے۔ ویزا پالیسی پر بات چیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ یو اے ای حکومت کا انتہائی شاندار اقدام ہے۔ وہ گولڈن جوبلی کے موقع پر یو اے ای کی پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتی ہیں۔ میں مطلب مبارکباد دینا چاہوں گی یو اے ای کے نیشنلز کو، یو اے ای گورنمنٹ کو، یو اے ای کے رولرز کو، جو یہاں پہ 50 سال مطلب ماشاءاللہ سے 50 سال ہو گئے ہیں یو اے ای کو، تو مطلب مینی کنگریچولیشنز۔ اس موقع پر مدیحہ فرمان کے والد فرمان حیدر کا کہنا تھا کہ انہیں فخر ہے کہ یو اے ای حکومت نے ان کی صاحبزادی کو 10 سال کا گولڈن ویزا دیا ہے۔ وہ یہ کہنا چاہیں گے کہ پاکستانی اسی طرح تعلیم میں آگے بڑھیں اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائیں۔ فرمان حیدر نے اس موقع پر یو اے ای کی پوری قوم کو 50ویں سالگرہ پر مبارکباد بھی پیش کی۔ مجھے بڑا فخر ہے کہ یو اے ای گورنمنٹ نے مجھے بلا کر کے میری بیٹی کو 10 سال کا گولڈن ویزا دیا۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو اے ای گورنمنٹ اینڈ پراؤڈ آف آل مائی پاکستانی پیپل۔ یو اے ای گورنمنٹ کو میں 50ویں سالگرہ پہ مبارکباد دیتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ ہوں، اور یہ ہمارا سیکنڈ گھر ہے۔ فرمان حیدر صحافت کے شعبے سے وابستہ ہیں اور سماجی سرگرمیوں میں ہمیشہ پیش رہتے ہیں۔ وہ 40 سال سے یو اے ای میں مقیم ہیں۔ ان کی فیملی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ تعلیم کی بنیاد پر ویزا ملنا پاکستان کے لیے شاندار اعزاز اور فخر کی بات ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود، دبئی، متحدہ عرب امارات۔ متحدہ عرب امارات کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر پاکستانی بھی اپنے خوشی کا اظہار منفرد انداز میں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک پاکستانی طارق جاوید ہیں جنہوں نے 10 سال قبل سکوں سے ایک کار متحدہ عرب امارات کی محبت میں تیار کی تھی۔ اس کار کو گولڈن جوبلی کے موقع پر نمائش کے لیے دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات سید مدثر خوشنود کی رپورٹ میں دیکھیے۔
मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तानियों का दूसरा घर है। तारिक जावेद नामी पाकिस्तानी की अमारात से मोहब्बत इस बात का मुंह बोलता सबूत है, जिन्होंने अमारात की 40वीं सालगिरह के मौका पर सिक्कों से मुज़य्यन कार तैयार की थी, जिसका नाम प्राइड ऑफ एमिरेट्स दी कॉइन कार रखा गया था। ये किसी पाकिस्तानी के लिए एजाज से कम नहीं कि उसकी तैयार की गई चीज को गोल्डन जुबली के पुरमसरत मौका पर दोबारा नुमाइश के लिए पेश किया जाए। तारिक जावेद ने 1 साल 2 माह में सिक्कों से मुज़य्यन कार तैयार की थी। तारिक का 92 न्यूज से हुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि ये मेरा जुनून था कि ऐसी कार तैयार करूं जो पहले किसी ने न बनाई हो, जिसे देखकर लोग रुक जाएं। ये आइडिया मेरे पास मेरे जहन में तकरीबन समझे को 45 इयर्स पुराना था कि मैं एक दिन इंशाल्लाह अपने इस आइडिया को असली सूरत में लेके आऊँगा। मुझे यहाँ पे मौका मिला है, तो आज से 10 साल पहले 40वीं सालगिरह पे मैंने इस गाड़ी को बनाया और ये सारे कॉइन लगाए। उनका मजीद कहना था कि वो UAE के लोगों को हैरान करना चाहते थे। कॉइन कार पर 34,000 सिक्के लगे हैं, जिनकी मालियत 22,500 दिरहम बनती है, जिनका वजन 160 किलोग्राम है। ये जो गाड़ी है शेवरलेट कैमारो, इसके ऊपर तकरीबन 34,000 नंबर ऑफ कॉइन्स लगे हुए हैं मुख्तलिफ डिनोमिनेशन के, और उसकी जो मालियत है तकरीबन 22,500 है। इसको लगाने में तकरीबन एक साल 2 माह लगे थे। उनका ये भी कहना था कि उन्हें फख्र है कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। जब लोग इस गाड़ी को देखते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो मेरा सर फख्र से बुलंद हो जाता है। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर हुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात।